हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। क्योंकि हम लगातार बिहार चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अभी तक उन तमाम मुद्दों के बारे में बात किया। हमने ये बात किया कि आखिरकार इस बार का जो चुनाव है वो किस तरीके से खास है। हमने ये भी जाना कि सीएम के रेस में कौन कौन से प्रमुख चेहरे हैं। हमने नीतीश कुमार के बारे में जाना कि आखिरकार वो चुनाव क्यों नहीं लड़ते। हमने तेजस्वी यादव के बारे में जाना। पिछले वीडियो में हमने चिराग पासवान की बात करी। आज मैं बात करने वाली हूँ उपेंद्र कुशवाहा की। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में, हालांकि इस बार परिस्थितियां जो हैं वो उनके अनुकूल नहीं है। हालांकि उनकी ओर से ज़रूर ये दावा किया जा रहा है कि परिस्थितियां उनके हिसाब की है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत हैं। क्योंकि इससे पहले के चुनाव में 2015 में वो एनडीए के सहयोगी थे। वो भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और इसके अलावा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन में एक अलायंस के तहत चुनावी मैदान में थे। लेकिन इस बार बदलते हुए समीकरणों के बीच उन्होंने खुद का एक गठबंधन फॉर्म किया है, जिसमें मुख्यतः उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है। इसके अलावा AIM की पार्टी है सदुद्दीन ओवैसी की। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी है मायावती की। इसके अलावा सुहेलदेव समाज पार्टी है, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक है, जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट इसका नाम दिया गया है, अलायंस का नाम दिया गया है। यानी कि ये गठबंधन जिसका सीएम फेस है उपेंद्र कुशवाहा। हालांकि इस बार जो परिस्थितियां हैं बहुत कम ही चांसेस हैं, और तमाम जो स्तर से जो भी पोल्स वगैरह जो सामने आ रहे हैं वो यही बताते हैं कि बहुत कम चांसेस है उपेंद्र कुशवाहा के। और इस वक्त जो मुख्यतः टक्कर है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने है। लेकिन देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का जो हम सियासी, अगर हम बात करें सियासी करियर की बात करें, तो उपेंद्र कुशवाहा एक वक्त पर नीतीश कुमार के विकल्प कहे जाते थे, ऑप्शन कहे जाते थे कि अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनते हैं तो हो सकता है बिहार के मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा रहे। लेकिन वक्त के साथ आगे बढ़ते हुए बिहार की परिस्थितियां एक ऐसी बन चुकी है कि उपेंद्र कुशवाहा रेस से बहुत बाहर यहाँ पर नजर आते हैं। डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट का नाम तो दे दिया गया है, लेकिन देखिए बिहार की जनता बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं है। बहुत ज़्यादा वो नए चेहरों को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती है जैसा कि दूसरे प्रदेशों में है। और इसी वजह से चुनौतियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है उपेंद्र कुशवाहा के सामने। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में पिछले 30 साल में 15 साल लालू यादव को मिला, उसके बाद 15 साल नीतीश कुमार को मिला। यानी कि बिहार की जनता ने इन्हीं दोनों को सपोर्ट किया है बीते 3 दशकों से। उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका इस वक्त जो चुनावी सिनेरियो है उसमें कहीं ना कहीं पीछे छूटते वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन सीएम का कैंडिडेट है वो फेस, और इसी वजह से आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हम सबको जानना है तो बहुत पीछे हमें जाना पड़ेगा। देखिए 2003 में, क्योंकि जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि एक वक्त पर उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का विकल्प माना जाता था, वो कौन सा वक्त था ज़रा आप ये समझिए। 2003 में जब समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का विलय हुआ तो जेडीयू के जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा हो गए। उस वक्त बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे। उस वक्त क्या हुआ कि उसी परिस्थितियों में लोकसभा चुनाव सुशील कुमार मोदी ने कंटेस्ट किया और फिर वो सदन पहुंचे जीत के। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे। वो जनता दल यूनाइटेड में थे और ये माना जाता था, क्योंकि रेल मंत्री उसी दरमियान नीतीश कुमार भी थे, तो ये माना जाता था कि नीतीश कुमार का अगर कोई सहयोगी है और जनता दल यूनाइटेड में कोई बहुत क्लोज है नीतीश कुमार के, कोई बहुत खास है, तो वो है उपेंद्र कुशवाहा। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2004 में जब बिहार विधानसभा में जब इलेक्शन हुए तो उन्हीं की मदद से, नीतीश कुमार की मदद से उपेंद्र कुशवाहा पहुंचते हैं विधानसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष। यानी कि 2004 में वो बतौर नेता प्रतिपक्ष वहां पर पहुंचे थे। हालांकि इस वक्त इलेक्शंस नहीं, कुछ ऐसे समीकरण बन गए थे वहां पर रणनीतिक तौर पर कि वहां पर ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को पहुंचा दिया वहां पे बिहार विधानसभा में। इनकी अगर हम ये बात करें कि उस वक्त देखिए, आपको पता है कि नेता प्रतिपक्ष का जो ओहदा होता है वो किसी भी प्रदेश में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मुख्यमंत्री के बाद उनका दर्जा होता है नेता प्रतिपक्ष का। और इसी वजह से मुख्यमंत्री के बाद ऐसे एक बड़े नेता के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा बिहार में उभरे, जिन्हें ये माना जाता था कि इनका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है और हो सकता है संभवतः इन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी भी मिल जाए। लेकिन
वर्ष बीत गए हैं इस तमाम चीज़ों को, लेकिन आज उनका अस्तित्व कहीं न कहीं मिटते हुए जा रहा है। और आज एक ऐसी परिस्थितियाँ बन गई हैं कि उन्हें ऐसी पार्टीज़ का साथ लेना पड़ रहा है, जो कि पार्टी उनसे बहुत लेट फॉर्म हुई। ऐसी पार्टीज़ का उन्हें साथ देना पड़ रहा है जिनसे विचारधाराओं की बिल्कुल मेल नहीं खाती, लेकिन अपनी सियासी नैया को पार लगाने में उपेंद्र कुशवाहा में ये तमाम जो छोटी-छोटी पार्टीज़ हैं वो कहीं न कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और यही एक चीज़ है जिसके ज़रिए उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो एक बैलेंस्ड अपने लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं और इन तमाम सियासी पार्टियों का साथ ले रहे हैं। देखिए, अगर उपेंद्र कुशवाहा की अगर हम राजनीतिक करियर की बात करें, तो जिस तरीके से 2003 के बाद वो 2004 में वो बिहार विधानसभा पहुंचते हैं, वहां पर सियासी समीकरण ऐसे बनते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं। उससे पहले 1960 में इनका जन्म हुआ। पटना में उन्होंने यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाई उन्होंने पूरी की, और उसके बाद राजनीति में वो वहीं से आना वो शुरू हो गया। 1983 के लगभग 1985 के लगभग उस 1985 के लगभग वो लोक दल से जुड़े, और उसके बाद लोक दल के वो राष्ट्रीय महासचिव बने। इसके बाद वो समता पार्टी से उन्होंने ज्वाइन की। 1995 में पहली बार वो चुनाव उन्होंने कंटेस्ट किया था। 1995 में पहली बार लड़े वो, और समता पार्टी के टिकट पर वो लड़े थे। यहाँ पर क्या हुआ था कि वैशाली की जंदाहा सीट से जब उन्होंने कंटेस्ट किया, हार गए थे, चौथे स्थान पर रहे थे। 2004 में एक बार फिर से उसी सीट से वो लड़े और वहाँ पर उन्हें 2000 में जीत हासिल हुई। 2004 में ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिससे उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर स्थापित कर दिया। इसके बाद 2005 में जब बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ, तो उस वक्त क्या हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी उसी सीट से, जंदाहा सीट से, वो उन्होंने कंटेस्ट किया, लेकिन वो बुरी तरीके से हार गए, तीसरे स्थान पर वो रहे। उस वक्त ऐसी परिस्थितियाँ थी 2005 के मार्च महीने में कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत उस वक्त नहीं मिला था। 2005 की अगर बात 4-5 की बात कर ली जाए मार्च में, तो 122 सीट चाहिए, क्योंकि 243 सीट्स हैं विधानसभा में। किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था, और इस वजह से वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर के महीने में जो इलेक्शन होते हैं, तो नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा बनाया जाता है एनडीए की ओर से, और फिर सरकार बन जाती है नीतीश कुमार की और यानी कि जेडीयू की और बीजेपी की। उपेंद्र कुशवाहा 2005 में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने जदाहा सीट से नहीं लड़ा। अब की बार उन्होंने समस्तीपुर की एक सीट, दल सिंह सराय सीट से उन्होंने चुनाव कंटेस्ट किया था। फिर से हार गए, तीसरे स्थान पर रहे। इस बार की हार में, क्योंकि सरकार तो अब बन गई थी, बार की हार में उपेंद्र कुशवाहा से कहीं ना कहीं वहाँ पर मन मुटाव की स्थिति हो गई। उपेंद्र कुशवाहा को जो तरजीह है वो नहीं मिलने लगी, कम होने लगी तरजीह, और इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को ये बात बहुत दिल पे लग गई कि उन्हें अब तरजीह नहीं मिल रही है। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी गैर मौजूदगी में उनका बंगला भी सरकार ने खाली करवा दिया। उसके बाद ये जो नाराज़गी थी वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी, और उसके बाद धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया कि 2008 के तकरीबन उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर लिया, नेशनल कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। नेशनल एनसीपी की ओर से उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन उनको जब वो एनसीपी में आए तो यहाँ पर भी राहें उनके लिए आसान नहीं थी, क्योंकि बिहार में एनसीपी का प्रमुख चेहरा तारिक अनवर हुआ करते थे। तो इसी वजह से एनसीपी में उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ। और ये जो वक्त था वो वही वक्त था कि जब महाराष्ट्र में बिहारियों को लेकर ऐसी खबरें आती थी कि अच्छा बर्ताव नहीं होता है, अच्छे सलूक नहीं किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने उठाया, वहाँ पर एनसीपी के समक्ष उठाया उपेंद्र कुशवाहा ने। नतीजा ये हुआ कि उन्हें प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। उसके बाद 2008 में क्योंकि उन्हें हटा दिया गया, उसके बाद एक बार फिर से वो अपने वापस घर आ गए, यानी कि जनता दल यूनाइटेड उन्होंने वापस ज्वाइन कर लिया। 2010 में उन्हें जेडीयू ने राज्यसभा भेज दिया। यहाँ पर वो राज्यसभा में गए, लेकिन बहुत सारे मुद्दे पे उन्होंने अपनी राय जो है वो पार्टी के इतर रखी, पार्टी लाइन से इतर रखी। क्योंकि अगर हम बात करें तो कुछ बिल्स को उन्होंने वहाँ पर सपोर्ट कर दिया, और पार्टी के लाइन के अगेंस्ट जाकर, इसमें से एक आप ये समझिए कि एफडीआई को लेकर जिस तरीके से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर जिस तरीके से वहाँ पर बिल आए, उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी लाइन से आगे हटके अलग जाकर के उन्होंने वहाँ पर वोट किया। ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उन्हें नागवार गुजरी जनता दल यूनाइटेड को, और उसके बाद उन्हें फटकार लगाए गए। उसके बाद कुछ ऐसे ही बिल्स आए थे जिस पे उन्होंने पार्टी लाइन से अलग होकर के वहाँ पर वोटिंग में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद उन्हें ये
जो नाराज़गी है उसको देकर के उन्हें पार्टी से हटा दिया गया। 2013 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी फॉर्म की जिसका नाम था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और उसके बाद आरएलएसपी जब उन्होंने फॉर्म की तो बहुत मुखर वो नज़र आए, बहुत मुखर वो सत्ता विरोधी वो बात कहते, वो नीतीश कुमार को ललकारते, नीतीश कुमार को चिताते कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पर वो आने लगे। ये एक ऐसा वक्त था जब जो जेडीयू है वो बीजेपी से पूरी तरीके से अलग हो गई थी। 2015 का जब चुनाव आया तो फिर जेडीयू महागठबंधन यहाँ पे फॉर्म हुआ जिसमें जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, ये तीनों साथ आ गए। अब बीजेपी को क्योंकि इस वक्त ये वही साल था, 2013 का ये वही साल था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जा रहा था बीजेपी की ओर से प्राइम मिनिस्टर फेस के लिए। उस वक्त जब क्योंकि दोनों अलग हो गए, उसके बाद क्या हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा फिर वहाँ पर ये लगा बीजेपी को कि देखिए हमारे पास तो नीतीश कुमार भी नहीं है, लोजपा भी उस वक्त अलग हो गई थी, हमारे पास तो कोई भी ऐसा नहीं है, इसलिए हम अति पिछड़ों को साधने के लिए हमें कोई ऐसा चेहरा चाहिए। और उस वक्त अगर कोई प्रमुख चेहरा था तो वो उपेंद्र कुशवाहा का था, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था, गांधी मैदान में अपनी पार्टी का उन्होंने गठन किया था और ऐलान किया था अपनी पार्टी का। ये कहा जाता है बिहार में गांधी मैदान में कोई भी राजनेता अगर वहाँ पर समर्थकों का हुजूम जुटाने में सफल हो जाता है तो उसका राजनीतिक जो भविष्य है वो बहुत सुनहरा हो जाता है। इसी वजह से उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को प्रमोट करना बीजेपी ने शुरू कर दिया। फिर 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब एलजेपी का भी साथ मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद हम भी इधर आ गई, एलजेपी के पास आ गई। उसके बाद 2014 में जो वहाँ पर चुनाव होते हैं कुल 40 सीटों के लिए, उसमें अधिकांश सीटों पर ये जो 2014 में अधिकांश सीटों पर जो एनडीए है जो लड़ी थी वो जीत हासिल करती है, 40 लोकसभा की सीटें। और इनमें से जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें, एलजेपी को 6 सीटें और रालोसपा को 3 सीटें मिली थी। ये वो वक्त था एनडीए का, क्योंकि हिस्सा बन गए थे। अच्छा, यहाँ पे अभी फॉर्म नहीं हुआ था, अभी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है वो कंटेस्ट उसने नहीं किया था, यानी कि यही जो पार्टियाँ थी वो साथ आई थी। अब ये जो है पार्टी वो 2015 में 2014 के चुनाव के टाइम पे वो लोग साथ आ गई थी। ये महागठबंधन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा, और इधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी अपनी पार्टी का गठन 2015 में कर लिया था। हम 2014 की बात करें लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे कि अधिकांश सीटें एनडीए के खाते में गई थी। उसके बाद जब जीतन राम मांझी ने अपनी वहाँ पर पार्टी फॉर्म कर ली, 2015 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं तमाम लोगों के साथ लड़ा था, लेकिन उस दौरान शिकस्त हासिल हुई, उस दौरान जीत नहीं पाए। हालांकि इससे पहले 2014 के वक्त में ही उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटों पर, जितनी सीटों पर उन्होंने कंटेस्ट किया था उतनी सीटों पर जब जीत हासिल हुई तो इन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। लोजपा भी वहाँ पर जीत हासिल कर उसने भी किया, भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो कई चेहरों को आगे प्रमोट किया गया, जिसमें एक उपेंद्र कुशवाहा भी थे जिन्हें वहाँ पर बना दिया गया मंत्री। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2015 में चुनाव होते हैं बिहार विधानसभा के, और इसमें महागठबंधन जिसमें कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और ये कांग्रेस पार्टी, ये तीनों जब साथ लड़ते हैं तो उनको पूरी तरीके से बहुमत मिलता है, उसके बाद वहाँ पर सरकार बन जाती है, और इधर ये तीनों साथ में रहते हैं। ये चारों हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, रालोसपा और एलजेपी, ये लोग साथ में रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियाँ अलग होती हैं और उसके बाद एक ऐसा वक्त आता है जब वहाँ पर नीतीश कुमार साथ छोड़कर एनडीए खेमे में आ जाते हैं। इसके बाद अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और फिर रालोसपा और हम वहाँ पर महागठबंधन के साथ ये पार्टी जो है वो चली जाती है। ये वक्त मैं आपको बता रही हूँ 2019, यानी कि 1 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ, 2019 के लोकसभा चुनाव के टाइम पे। और इसके बाद फिर जब लोकसभा इलेक्शन होता है तब एनडीए को वहाँ पर बढ़त हासिल होती है, क्योंकि तमाम सीट्स पे जीत जो है वो हासिल होती है। बिहार की 40 सीट्स हैं और इसमें से लोकसभा में से 39 सीट्स पर एनडीए को जीत मिलती है। 1 सीट कांग्रेस ने वहाँ पर अपनी बाजी मारी थी, लेकिन बाकी सीट्स पर एनडीए की जीत होती है। यहाँ पर भी निराशा हासिल हुई उपेंद्र कुशवाहा को। उसके बाद अब जो सिनेरियो है, यानी कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी एक अलग डेमोक्रेटिक अलायंस नाम की जो पार्टी अलायंस है उसको ये किया, और इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों का उन्हें साथ मिला। लेकिन अब वो साथ जो है वो कितना आगे बढ़ता है वो देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का
जो पास्ट रहा है, जो करियर रहा है, उसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन आगे के लिए, फ्यूचर के लिए जिस तरीके से ये सोचा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं न कहीं कड़ी चुनौती जो है वो जेडीयू के लिए, वो नीतीश कुमार के लिए पेश कर सकते हैं। लेकिन अभी के सिनेरियो में कहीं न कहीं बहुत वो पिछड़ते जा रहे हैं। आप उपेंद्र कुशवाहा के नाम से कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं कि वो सीएम अब बन सकते हैं? ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिए। बाय-बाय।